So this is October November 2024 O level CAI Physics पेपर वन 1-2 वेरिएंट है 1 आवर का एमसीक्यू पेपर है 40 क्वेश्चंस फॉर 40 मार्क्स राइट सो हमने जो है बस इसको फ़ौरन से स्टार्ट कर देना है राइट सब रेडी हैं कोई टेक्निकल इशू या कोई इस तरह का मसला तो नहीं आ रहा स्टार्ट कर दूं मैं जस्ट गिव मी वन गो अहेड देन आई विल स्टार्ट द पेपर चलो आई एम गोना स्टार्ट सो द फर्स्ट क्वेश्चन shows a diagram that shows a clothes peg. Okay, वो जो चुटकी होती है जिससे आप कपड़े हैंग करते हैं टू ड्राई ऑन द रोप्स राइट। तो वो जो है उसकी हाइट इन्होंने यहाँ पे लेबल की हुई है। कह रहे हैं कौन सा डिवाइस सूटेबल है टू ऑब्टेन एन एक्यूरेट वैल्यू फॉर द हाइट ऑफ दिस पेग। तो ये हाइट आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। आई थिंक द बेस्ट आंसर हियर इज माइक्रोमीटर। अगर वर्नियर कैलिपर दिया होता तो वो भी चलो एक सूटेबल ऑप्शन होता, बट वो जाहिर सी बात है एक ही सही आंसर इंक्लूड करते हैं, दो नहीं इंक्लूड करते हैं। करेक्ट, बिकॉज द हाइट इज प्रीटी स्मॉल एंड यू विल हैव टू ग्रैब इट फ्रॉम बोथ साइड्स एसेंशियली टू गेट द प्रॉपर हाइट। तो वो माइक्रोमीटर का जो स्पिंडल और एनवेल होता है उसको दो तरफ से ग्रैब कर लेगा, यहाँ से और यहाँ से, और वो इतनी छोटी हाइट जो कि आई थिंक 1 या 2 सेंटीमीटर की है तो इजीली माइक्रोमीटर से आ जाएगी। टेप मेजर या मीटर रूल तब यूज़ होंगे अगर कोई चीज़ 15 सेंटीमीटर से ज़्यादा बड़ी है, तो उसके लिए वो ज़्यादा सूटेबल है। विच सेट ऑफ क्वांटिटीज आर ऑल वेक्टर्स राइट। आई थिंक ए यहाँ पे सही आंसर है बिकॉज यू हैव एक्सेलरेशन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट विच इज़ प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। जो क्वेश्चन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है मैं उनके लिए पोल नहीं बना रहा, जो अच्छे क्वेश्चन आएंगे फिर मैं उनके लिए पोल बनाऊंगा, आपको टाइम दूंगा करने के लिए। ठीक है। सो विच सेट ऑफ क्वांटिटीज आर ऑल वेक्टर्स, वो जो सारे आपको क्वांटिटी चूज करने हैं जिनकी डायरेक्शन भी होती है, तो वो पहला वाला ऑप्शन सही है। बाकी सब में कहीं ना कहीं स्केलर आ रहा है, जैसे ये सब स्केलर हैं, यहाँ पे ये भी स्केलर है, ये भी स्केलर है, ये सब स्केलर है। ठीक है, तो इस वजह से हमने नहीं चूज़ किया। ऑप्शन 3 पे जाते हैं, और ये अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा, तो आई वुड मेक अ पोल फॉर दिस। ठीक है, मैं पोल बनाता हूँ और आप लोग जो है उसको सॉल्व करो। नाउ आई वांट योर आंसर्स इन द पोल। तब तक मैं भी इसको रीड करता हूँ। सो गिवन अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ साइक्लिस्ट, और उसकी जर्नी 14 सेकंड्स के लिए लास्ट करती है, यहाँ तक। उसकी स्पीड निकालनी है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड को आप कैलकुलेट कैसे करते हैं, टोटल डिस्टेंस टू ओवर टोटल टाइम से। तो यहाँ पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड सवाल नहीं है, आपको टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम निकालना है। तो टोटल टाइम आपका 14 है, और टोटल डिस्टेंस यहाँ से आपको मिल जाएगा कितना है, 28। तो इट्स जस्ट 28/14, जिससे आपका आंसर 2 मीटर्स पर सेकंड आना चाहिए एग्जैक्टली। करेक्ट, तो ये आंसर हो गया आपका। थोड़ा सा इस तरह के क्वेश्चंस क्विक करने की कोशिश करो, 2-3 लोगों का जवाब आया है, बट आई एम होपिंग कि सब लोग जवाब दे सकेंगे। ओके, दिस इज ऑल्सो अनदर गुड क्वेश्चन। तो मैं आपको यहाँ पे पहले चांस देता हूँ, खुद सॉल्व करो, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। यू आर लुकिंग एट अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ ट्रेन, एंड यू कैन सी दिस में पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज दोनों हैं राइट। अब पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब क्या होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे? इट बेसिकली रिप्रेजेंट्स कि आप फॉरवर्ड मूव कर रहे हो या बैकवर्ड मूव कर रहे हो। इन विच सेक्शंस ऑफ द ग्राफ, which section of the graph shows where the magnitude of velocity is decreasing? क्या यहाँ पे वेलोसिटी कम हो रही है? बिल्कुल हो रही है। एक मिनट आप लोग ये क्वेश्चन करो, मैं आता हूँ, ठीक है, 2 मिनट। ऑलराइट, तो आपने जब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को डिक्रीज होते हुए देखना है, तो आपने ये नहीं देखना बच्चों के ग्राफ ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, बात समझ में आ रही है? ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ग्राफ को ऊपर या नीचे जाते हुए नहीं देखना, ये देखना है कि ग्राफ एक्स एक्सिस की तरफ कहाँ पे जा रहा है, जीरो की तरफ कहाँ पे जा रहा है। तो यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड एक्चुअली इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे वापस टूवर्ड्स जीरो जा रहा है, तो यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। तो आपका आर और पी और आर जो है वो आंसर है, जो कि 4 का बी बनता है। एवरीवन गॉट दिस राइट, गुड। चलो अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं।
यहाँ पे कह रहे हैं अ मेटल डिस्क इज स्क्वीज्ड, राइट, आप लोग मेरे साथ साथ ही कर लो। अ मेटल डिस्क इज स्क्वीज्ड इन द जॉज ऑफ अ वाइस। वाइस क्या है? जी क्लैम्प बोलते हैं हम इसको, राइट, वी कॉल इट अ जी क्लैम्प। सही है। एटीपी के अंदर भी आप लोगों ने देखा होगा, टेबल के साथ चीज़ों को क्लैम्प करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। विच प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल डिस्क इज अनचेंज्ड व्हेन इट इज स्क्वीज्ड? क्या चीज़ इसका चेंज नहीं होगा? इसका मास चेंज नहीं होगा। स्क्वीज होने के बाद बहुत ज़्यादा अगर आप ज़ोर से स्क्वीज करते हैं तो उसका रेडियस चेंज हो सकता है, वॉल्यूम चेंज हो सकता है, फोर्स और डिस्टेंस बिटवीन द आइटम भी चेंज हो सकता है, बिकॉज दे कैन शिफ्ट पोजिशंस, राइट। सो मास एक वाहिद चीज़ है जो चेंज नहीं होगी, क्योंकि उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो तो दूर या करीब, वो तो कम या ज़्यादा नहीं होंगे, करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इन स्पेस इज स्मॉलर देन ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ के ऊपर 9.8 है, स्पेस में जो है वो इससे कम होगी। इसको करो, मैं एक सेकंड आता हूँ, ठीक है, जस्ट गिव द आंसर। ऑलराइट। सो क्या बात हो रही है? हाउ आर द मास एंड द वेट ऑफ द सैटेलाइट, हाउ द मास एंड द वेट ऑफ अ सैटेलाइट अफेक्टेड as the satellite moves away from the surface of the earth into space? मास हमेशा अनचेंज रहता है, और वेट, क्योंकि ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ कम हो रही है तो वेट भी कम होगा, राइट। तो ए गलत हो गया, बी भी गलत हो गया, सी भी गलत हो गया। मास अनअफेक्टेड, वेट डिक्रीज होता है, डी इसका सही आंसर है। ठीक है, इजी क्वेश्चन, नॉट दैट हार्ड। चलो नंबर 7 को देख लेते हैं। अब जरा अपनी स्पीड बढ़ाएंगे थोड़ी सी। नंबर 7 में वो कह रहे हैं कि एक मटेरियल है जिसकी डेंसिटी इतनी है, यही डेंसिटी केजी पर मीटर क्यूब में कितनी होगी? तो यार देखो, जब आपके पास एक चीज़ ग्राम पर सीएम क्यूब में लिखी है तो उसमें आपका ग्राम वाला जो पार्ट है उसको जब आप केजी में कन्वर्ट करते हैं, दिस इज मोस्टली क्वेश्चन अबाउट यूनिट कन्वर्जन। ठीक है, वैसे तो आप ये याद भी रख सकते हैं कि लिटरली यू कैन जस्ट मल्टीप्लाई दिस बाय 1000 एंड इट विल वर्क। ठीक है, सो आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली इसका आंसर जो है डी होगा। बट ग्राम को अगर आपने केजी में कन्वर्ट करना है तो आप न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करोगे एसेंशली, न्यूमरेटर को डिवाइडेड बाय 1000 करोगे, डिवाइडेड बाय 1000 करोगे या 10⁻³ करोगे, ये न्यूमरेटर में आप करोगे। अच्छा, सीएम क्यूब को अगर आपने मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करते हो कि डिनोमिनेटर को, यानी कि 2.4 के डिनोमिनेटर में आपने, वैसे तो सीएम क्यूब को मल्टीप्लाई बाय मीटर क्यूब करना हो तो 10⁻, अगर सीएम को सिर्फ मीटर में करना हो तो 10⁻⁻² होती है, लेकिन क्योंकि सीएम क्यूब है और उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो ये 10⁻⁻6 बन जाता है। मतलब कि यूजुअली जब आप सिर्फ सीएम को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 10⁻⁻² करते हैं, बट क्योंकि यहाँ क्यूब और यहाँ क्यूब लगा हुआ है तो इसका भी क्यूब कर दो तो ये क्या बन जाएगा? 10⁻⁻6 बन जाएगा। अब इन दोनों चीज़ों को अगर आप सिंप्लीफाई करो तो इट असेंशली टर्न्स इनटू 2 into 10⁻³ 2.4 into 10⁻³ विच इज़ 2400, विच शुड बी डी। आई होप कि ये वाला क्लियर हुआ है। ठीक है, ये यूनिट कन्वर्जन, इसमें कम लोगों का आंसर है और इसमें जवाब जो है वो कन्वर्ट, इस तरह की यूनिट कन्वर्जन जिसमें यूनिट ऑलरेडी कंबाइंड यूनिट है उसको कन्वर्ट करना मुश्किल हो सकता है। तो आपने सेपरेटली देखना होता है कि मीटर, न्यूमरेटर को क्या करना है और डिनोमिनेटर को क्या करना है, और फिर वो सिंप्लीफाई होकर क्या फैक्टर बन रहा है। ओके, लेट्स डू अनदर वन। An object falls through vertically through the air, which diagram represents the forces acting on the object. हम्म, वेट डाउनवर्ड्स होगा, एयर रेजिस्टेंस अपवर्ड्स होगा, बस इतनी सी बात है। मतलब ये तो क्वेश्चन बहुत ही कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसका ए आंसर है। दिस इज लिटरली योर वेट एंड दिस इज लिटरली योर एयर रेजिस्टेंस एंड देयर इज लाइक नथिंग मोर टू इट। दे आर नॉट आस्किंग यू टू कंपेयर द साइज ऑफ द फोर्सेस बेस्ड ऑन द मोशन और एनीथिंग, सिर्फ फोर्सेस की डायरेक्शन पता लगानी है जो कि बहुत ही ईजी का। ठीक, फोर्स एफ is applied to a lever at a distance L from the pivot as shown. So देखो फोर्स ऐसे अप्लाई कर रहे हैं,
और इसका पिवट से फोर्स का जो यहाँ पे डिस्टेंस दिखा रहे हैं वो एल है, और ये जो डिस्टेंस दिखा रहे हैं वो डी है। अब एल जो है, डी जो है वो एक्चुअली परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन द फोर्स एंड द पिवट। तो अगर आप एफ और डी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका मोमेंट आएगा। व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर द मोमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट द पिवट? सो इट्स नॉट गोइंग टू बी एफ इंटू एल, इट्स गोइंग टू बी एफ इंटू डी। परपेंडिकुलर वाला जो डिस्टेंस होता है वो की होता है, सो एफ इंटू एल नहीं करना, और डिवाइड तो ऑब्वियसली होता ही नहीं है। ऑल राइट, लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। तब तक मैं पोल बनाता हूँ। सो हमारे पास एक रॉकेट है जिसको लॉन्च कर रहे हैं वर्टिकली अपवर्ड्स बाय कांस्टेंट फोर्स फ्रॉम हिज इंजन। द डेटा फॉर द लॉन्च इज शोन। वेट ऑफ द रॉकेट ये है मेगा न्यूटन, कैपिटल एम, मेगा। मेगा न्यूटन मेगा न्यूटन, और मेगा का मतलब होता है 10⁶। सो वेट ऑफ द रॉकेट, एयर रेजिस्टेंस, फोर्स फ्रॉम द इंजन, ये सारी उन्होंने बता दी चीजें। वो कह रहे हैं हाउ मच वर्क इज डन ऑन द रॉकेट, how much work on the rocket is used to increase its speed in the first 100 meters। ठीक है, 100 meters में रॉकेट के ऊपर कितना वर्क डन हो रहा है टू इंक्रीज इट्स स्पीड। अब जाहिर सी बात है, अगर हम अज्यूम कर लेते हैं कि स्पीड इंक्रीज करने के लिए जो आप अब हमसे यूजफुल आउटपुट या एसेंशियली ये चीज़ें नहीं पूछी जा रही, ओवरऑल उसकी काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज कितना आ रहा है, अब आपसे एसेंशियली यही पूछ रहे हैं। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको ये रियलाइज़ करना है कि इन सारी फोर्सेस का रिजल्टेंट ही आपको निकालना पड़ेगा। अगर उन्होंने पूछा होता हाउ मच वर्क इज डन बाय द ग्रेविटी या अगेंस्ट ग्रेविटी, देन इट वुड हैव बीन सिंपली दिस फोर्स मल्टीप्लाई बाय 100। अगर उन्होंने पूछा होता हाउ मच एनर्जी इज वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ हीट फॉर एग्जांपल, तो हम कहते हैं ये मल्टीप्लाई बाय ये, सिंपल। या कहते हैं हाउ मच वर्क इज डन बाय द इंजन, सिंपल सवाल, तो ये मल्टीप्लाई बाय हो जाता है। लेकिन अब इंक्रीज द स्पीड विच इज़ द एक्चुअल आउटकम, ये हम कर रहे हैं। तो अब हमें जो है वो सारी फोर्सेस का रिजल्टेंट लेना पड़ेगा। तो इंजन की जो फोर्स है वो ये वाली है, इसमें से एक ये वाली फोर्स माइनस होगी, और एक और ये वाली फोर्स माइनस होगी। तो रिजल्टेंट क्या आ रहा है? रिजल्टेंट क्या आ रहा है? 3.5 माइनस 0.1, 3.5 माइनस 0.1, 3.4, 3.4 माइनस 1.9, 2.4, 1.4, 1.5। ठीक है, मेगा को हम मेगा में ही रखेंगे। अब एफ इंटू डी से आपका वर्क डन आता है, तो आप 1.5 ही रखें, इसको मेगा में ही रखें क्योंकि मेगा जूल्स में आंसर देना, और 100 से मल्टीप्लाई करें तो आपका जवाब कितना आना चाहिए? 2 डेसिमल प्लेसेस आगे मूव होगा। दिस शुड बी योर आंसर। ए 10 का है, जो कि सही जवाब है। 3 लोगों ने सही निकाला है, 2-3 लोगों का गलत भी आया है, इसको देख लो। इसकी वर्डिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको बता दिया कि डिफरेंट वर्डिंग्स इस सवाल में क्या यूज़ हो सकती थी जिससे आपका आंसर जो है वो, जिससे आपका मेथड चेंज हो सकता था। ठीक है, तो वो दोबारा से एक दफ़ा रिवाइंड करके वो चीज़ लाजमी देख लेना कि वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी मांग रहे हैं या वर्क डन क्या कहते हैं अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस मांग रहे हैं स्पेसिफिकली, तो फिर वाली बात हो जाती है। अच्छा, इसी सवाल को एग्जैक्ट अगर यही आंसर होता तो इसके लिए एक और तरीका भी होता है इसको पोज करने का, वो ये था हाउ मच यूजफुल वर्क इज डन। यूजफुल वर्क के अंदर भी फिर आप रिजल्टेंट फोर्स को ही लेके डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। विच इक्वेशन इज यूज टू कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ द एनर्जी ट्रांसफर? ए ही सही लग रहा है मुझे, 11 का स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है, यूजफुल आउटपुट ओवर इनपुट, ये जवाब है। बाकी सब में कोई ना कोई गलती है। इसमें क्या गलती है? इनपुट ऊपर डाल दिया, आउटपुट नीचे डाल दिया, इसमें ये गलती है। इसमें एक जगह एनर्जी डाल दी, एक जगह पावर डाल दी, ये गलती है। और यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, ऑब्वियसली ये सब मिस्टेक्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। कोई अच्छा आसान सवाल। अच्छा जी, और ये वाला क्वेश्चन करो। 4 ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट मासेस आर लिफ्टेड थ्रू डिफरेंट डिस्टेंसेस इन डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ टाइम, इन विच कॉम्बिनेशन ग्रेटेस्ट पावर। अब देखो, लिफ्ट कर रहे हो आप, तो पावर का मतलब होता है वर्क डन ओवर टाइम एसेंशियली, राइट? पावर कैसे निकालते हैं आप?
वर्क डन ओवर टाइम या एनर्जी ट्रांसफर ओवर टाइम? यहाँ पे जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है वो जीपी हो रही है। बट आप एसेंचुअली इसको वर्क डन ओवर टाइम में किस तरह करेंगे? यहाँ पे आ जाएगा फोर्स इनटू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब इसके अंदर जो फोर्स है एक्चुअली, जो इन्वॉल्व है फोर्स, वो कौन सी है? वेट की फोर्स है। और जो डिस्टेंस है वो एसेंचुअली आपकी हाइट है। मतलब यू कैन जस्ट लिटरली से एम जी एच अपॉन टाइम, दिस इज ऑल व्हाट इट इज। एक तरह से ये जो एफ है, ये जो एच है, ये डी की जगह है, और एफ जो था वो वेट की फोर्स थी, बिकॉज ये लिफ्टिंग एट अगेंस्ट ग्रेविटी। तो अब सारे क्वेश्चन में आपने एम जी एच अपॉन टाइम करना है, उससे आपके पास जवाब आ जाएगा। तो जल्दी जल्दी से कैलकुलेट करके फिर मुझे बताओ कौन सा सही है। यहाँ पे आ जाएगा टू। अच्छा, मैं क्योंकि कंपैरिजन कर रहा हूँ सिर्फ, तो मैं अभी जो है ना जी को 10 रख रहा हूँ। वैसे मुझे पता है जी 9.8 होता है, बट कंपैरिजन वाइज क्योंकि सब में ही 10 रख रहा हूँ, तो उससे अगर आंसर्स में ज़्यादा कम का बताना है तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्लस कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। ठीक है। कितना आएगा यहाँ पे, ये करके बताओ। यहाँ पे ये करके कितना आएगा बताओ। सबसे ज़्यादा वाला आपको लेना है इनमें। राइट। सो मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ा आंसर सी का आना चाहिए। मतलब मैंने कोई एग्जैक्ट कैलकुलेट तो नहीं करके देखा, बट थोड़ा सा नंबर्स को देख के आइडिया हो रहा है कि सी का जवाब सबसे बड़ा आएगा। 12 का सी ही सही है। करेक्ट। यस। ओके। एयर is at a pressure of 1 times 10 to the power 5 trapped in a container by a piston. Force is applied to move the piston down into the container. ऊपर से फोर्स लगा रहे हैं। टेम्परेचर ऑफ द एयर रिमेन्स कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो अब आपको पता है कि प्रेशर और वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जिससे आपको ये भी पता चल गया कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 अप्लाई हो सकता है। राइट। ये हैं सारे कॉन्सेप्ट्स जो आपको अप्लाई करने आने चाहिए ऑन द गो। रिलेट करना आना चाहिए चीज़ों के अंदर। इंपॉर्टेंट वर्ड्स सवाल में सिर्फ वही नहीं होते जो आपकी वैल्यूज़ दी हुई होती हैं। जिस तरह आपको ये जो इस तरह की बातें दी हुई होती हैं, ये भी आपकी बहुत बड़ी हैंड्स होती हैं। राइट। सो ऑल द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इज नॉट जस्ट वैल्यूज गिवन इन द क्वेश्चन। व्हाट इज द न्यू? सो पिस्टन की जो हाइट, ये जो बेस से कंटेनर से डिफरेंस है, वो अभी 0.18 था, बाद में 0.15 हो गया, तो न्यू प्रेशर कितना होगा? बड़ी सिंपल सी बात है। हमारे पास यहाँ वॉल्यूम नहीं है, लेकिन हमारे पास हाइट है। लेकिन हाइट और वॉल्यूम आपस में प्रोपोर्शनल ही है, तो हम डायरेक्ट हाइट का भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इस बात को रियलाइज़ करना कि वॉल्यूम एक्चुअली होता क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू हाइट होता है। अब ये तो एरिया तो रह रहा है कांस्टेंट। राइट। तो वॉल्यूम हाइट से प्रोपोर्शनल ही है। इसका मतलब है कि इस फॉर्मूला के अंदर मैं इस तरह से भी कर सकता हूँ, P1 H1 इज इक्वल टू P2 H2, और इस तरह करके भी ये सॉल्व हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे एरिया कांस्टेंट है। तो अब अगर मैं पहला यहाँ पे लूँ, तो 1 × 10⁵ और इनिशियल हाइट थी 0.18। न्यू प्रेशर मुझे निकालना है और न्यू हाइट है 0.15। सो करें और बताएं। मेरे पास जवाब आ रहा है, प्रेशर ज़्यादा आना चाहिए, 1.2 × 10⁵ आ रहा है। दिस वुड बी द न्यू प्रेशर, which is C, which is the correct answer to number 13. All right, let's keep going. A gas, a sealed gas syringe contains a gas that is kept at constant volume. Which row describes how the, वैसे तो आपको पता होना चाहिए कि जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो फिर प्रेशर और टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। ठीक है। और इवन तो अगर आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं पता, तो आपको ये पता होना चाहिए कि टेम्परेचर से इंक्रीज होने से प्रेशर इंक्रीज होगा एंड वाइस वर्सा। बस इतना भी याद रखना काफ़ी है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन तो एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बना देती है ना, बट अगर आपको इतना भी याद है कि
क्या नाम है, एक चीज़ की इंक्रीज होगी तो दूसरी भी इंक्रीज होगी। सो हाउ द चेंज इन टेम्परेचर अफेक्ट्स द प्रेशर। तो हमें नज़र आ रहा है कि बस दोनों में जहाँ सेम लिखा होगा वो वाला, तो ये देखो अगर डिक्रीज के साथ डिक्रीज या इंक्रीज के साथ इंक्रीज लिखा है तो बस वो आंसर है। तो 14 का सी आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड। अब आपके पास जो अगला सवाल है उसमें आई थिंक कैलकुलेशन रिक्वायर्ड है। बहुत ज़्यादा कोई कैलकुलेशन नहीं है। मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ गोल्ड इज़ 1064। व्हाट इज़ द मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ गोल्ड इन द ऑन द केल्विन स्केल। तो उसी टेम्परेचर को बस केल्विन में मल्टीप्लाई करना है। तो केल्विन में अगर आपको टेम्परेचर चाहिए होता है तो डिग्री सेल्सियस वाला लेते हैं और उसमें 273 ऐड कर देते हैं। तो आई थिंक डी आंसर आ रहा है इसका। एग्जैक्टली exactly. ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन। ये बहुत आसान था, बहुत ज़्यादा कोई डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 16। टेबल shows melting and boiling temperatures of three elements, argon, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स दिए हुए हैं, सारे ही नेगेटिव में, बिकॉज ये असेंशली ऑल ऑफ देम आर गैसेस। विच एट विच टेम्परेचर आर थ्री डिफरेंट एलिमेंट्स इन डिफरेंट स्टेट्स। बड़ा मज़ेदार सवाल है। कोई ऐसा टेम्परेचर बताएं जिसपे कि तीनों डिफरेंट स्टेट्स पे हो। द वे आई लाइक टू डू दिस क्वेश्चन इज बाय मेकिंग अ काइंड ऑफ अ नंबर लाइन काइंड ऑफ अ थिंग। मतलब नंबर लाइन से एक बन जाती है तो उससे ज़रा आपको चीज़ें विजुअलाइज करने में आसानी होती है। ठीक है, अब देखो, नंबर लाइन यहाँ पे बना भी सकते हैं, बट चलो खैर, देख लेते हैं। आर्गन का है -1, सबसे कम किसका है। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं, ऑक्सीजन का सबसे कम है, राइट। ये ऑक्सीजन का मेल्टिंग पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद हम देख रहे हैं 210 पे नाइट्रोजन का मेल्टिंग पॉइंट है। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि 196 पे, -196 पे जो अगला टेम्परेचर आ रहा है, अगर मैं चलता जाऊँ इसी ऑर्डर में, तो नाइट्रोजन का मुझे वो मिल रहा है, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, उसके बाद मुझे पता चल रहा है कि -189 पे आर्गन का वो आ रहा है मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, फिर उसके बाद मुझे पता चल रहा है कि 185 के ऊपर, -185 पे आर्गन का बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है। एंड रिमेंबर ये इस डायरेक्शन में प्रेशर्स इंक्रीज हो रहे हैं, माइनस से किस तरफ जा रहे हैं, ज़ीरो की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, फिर लास्टली अगर आप देखो तो 183 का जो टेम्परेचर है उसमें हमारा ऑक्सीजन जो है वो क्या है, ऑक्सीजन जो है वो उसका बॉइलिंग पॉइंट आता है। तो इस तरह से हमारी जो है वो लाइन बनती है। अब वो कह रहे हैं कि 220 पे क्या तीनों डिफरेंट उसमें होंगे स्टेट्स में। -220 पे तो आई थिंक सारे के सारे जो हैं वो सॉलिड स्टेट में होंगे। -220 पे तो सारे के सारे सॉलिड स्टेट्स में होंगे। सो दैट डज नॉट मेक सेंस, बिकॉज -220 जो है वो यहाँ कहीं आता है। तो इसमें सारे के सारे ही उनके सबके मेल्टिंग पॉइंट से ही छोटा है ये, तो यहाँ पे इस पे तो सब गैसेस होंगे, सॉरी ऑल सॉलिड्स। ठीक है, -205 पे अगर आप नोटिस करो तो -205 पे ये होगा कि ऑक्सीजन तो आपका जो है वो उस वक्त मेल्ट होके बन चुका होगा। ऑक्सीजन मेल्ट होके क्या बन चुका है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों मेल्ट हो चुके होंगे। लेकिन आर्गन जो है वो आपका अभी भी सॉलिड फॉर्म में होगा। तो आर्गन जो है वो आपका सॉलिड फॉर्म में होगा, जबकि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो है वो अभी आपके लिक्विड फॉर्म में होंगे। लेकिन क्योंकि ये दोनों सेम स्टेट में है तो हमें ये वाला आंसर नहीं देना। अब -190 को देखो, -190 के ऊपर इंटरेस्टिंगली हमारे पास, अगर आप ऑक्सीजन को देखो सबसे पहले, तो हमारा ऑक्सीजन जो है वो होगा लिक्विड फॉर्म में। ऑक्सीजन होगा लिक्विड फॉर्म में। और
क्योंकि वो जो टेम्परेचर है 190 वो इन दोनों के बीच में आ रहा है। उसके बाद अगर आप देखो क्या नाम है 190 पे, तो हमारा नाइट्रोजन जो है वो 196 पे बॉईल हो जाता है, तो नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में होगा। और अगर हम बात करें आर्गन की, तो आर्गन जो है वो अभी 190 पे मेल्ट भी नहीं हुआ, तो वो सॉलिड फॉर्म में है। तो हमारा इसका मतलब आंसर क्या हुआ, -190, सी हमारा सही आंसर हुआ। ठीक है। अब अगर आप थोड़ा सा और मेहनत करें, मेरी तरह लेजी ना हो, और यहाँ पे एक्चुअली ये वैल्यूज़ भी यहाँ पे लिख लें, मैंने यहाँ वैल्यूज़ नहीं लिखी थी जल्दी जल्दी में, इस जगह पे वैल्यूज़ भी लिख लें साथ। और फिर ये सारे टेम्परेचर्स जो हैं इनको इस लाइन के ऊपर डॉट्स से शो करें, तो आपको 190 एक ऐसा नज़र आएगा जहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई 190 जो है ना वो आई थिंक कहाँ पे लाई कर रहा है, 190 यहाँ कहीं लाई कर रहा है इस जगह पे। खैर, आगे चलते हैं। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी सवाल था, मतलब इस तरह के आ जाते हैं अक्सर क्वेश्चंस, लेकिन ये इस बार थोड़ा उन्होंने ज़्यादा घुमा के दिया था ये वाला क्वेश्चन। डायग्राम शोज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर इन अ बीकर, साथ साथ इवेपोरेशन भी आपको नज़र आ रही है। व्हाट रिड्यूसेस द रेट ऑफ लॉस ऑफ लिक्विड बाय इवेपोरेशन, रिड्यूस करना है, रेट ऑफ इवेपोरेशन को कम करना है। इससे तो इंक्रीज होगा, इससे भी इंक्रीज होगा, इससे डिक्रीज होगा, तो सी सही है। इससे भी इंक्रीज होगा, सो सी वॉज द आंसर, यू हैव टू डिक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। क्लियर है? ओके, व्हाट इज द कलर एंड व्हाट इज द टेक्सचर ऑफ द बेस्ट एब्जॉर्बर ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन? तो बेस्ट एब्जॉर्बर ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन का टेक्सचर और कलर क्या होना चाहिए? ब्लैक और डल, ब्लैक एंड डल। सो बी इज योर आंसर, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। और वर्स्ट के अंदर आ जाएगा वाइट एंड शाइनी। विच रो गिव्स द वेलोसिटी इन वेवलेंथ ऑफ अ वेव दैट इज एन अल्ट्रासाउंड वेव? देखो, कंडीशन ये है कि फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज होनी चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? फ्रीक्वेंसी निकालेंगे आप स्पीड अपॉन लेमडा से, वेव इक्वेशन को रीअरेंज करके। तो अब आपने करना क्या है, सेंटीमीटर में क्योंकि आपको दी हुई है वेवलेंथ, तो पहले सबकी वेवलेंथ को आप मीटर्स में कन्वर्ट करके फिर यहाँ पे करेंगे। तो सबकी वेवलेंथ के साथ 10⁻², 10⁻², 10⁻², 10⁻², लगाओगे, फिर कैलकुलेट करोगे कि सबकी इस फॉर्मूला के मुताबिक क्या आती है फ्रीक्वेंसी। ठीक है। और फिर आप जब करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जवाब कौन सा वाला सही है। सो अगर आप ये सारे कैलकुलेट करें और चेक करें, तो आपको यहाँ पे 20,000 से जो ऊपर वाली मिलेगी, दैट वुड बी द दैट वुड बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासाउंड, और वो वाला आंसर पे सही होना चाहिए। ओके, लेट्स ट्राई ऑल ऑफ देम। ये वाली जो है ना, ये 25,000 हर्ट्ज आ रही है, तो ये वाला आंसर सही है। बाकी सारी लेस देन 20,000 हर्ट्ज आएंगी, तो इसका मतलब है कि वो सही है, नहीं वो सही आंसर नहीं होगा। क्लियर? ओके। द डायग्राम शोज द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर, व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? पहली बात तो ये है कि जो अभी एंगल दिया हुआ है उसको आपने देखना नहीं है, उसको आपने नॉर्मल से एंगल को बनाना है। इसका मतलब होगा ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी इसके बराबर होगा 60। तो 60 आपका यहाँ पे आंसर है। बहुत बड़ी गलती ये होती है, अक्सर बच्चे जो है वो जो एंगल दिया हुआ तो मिरर के साथ वाला वही चूज़ कर लेते हैं, और ये बहुत कॉमन मिस्टेक है। सो प्लीज़ अवॉइड दैट वन। ओके, लेट्स लुक एट एन ऑब्जेक्ट ओ इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ फिल्म मिरर, बट हाउ इज द इमेज आई फॉर्म्ड? ऑब्जेक्ट हमारा अपराइट होता है, लेटरली इन्वर्ट होता है, लेकिन क्योंकि एरो है तो उसमें लेटरली इन्वर्ट होते हुए तो नज़र ही नहीं आएगा। तो हमारा ए ही सही आंसर होना चाहिए, और सेम डिस्टेंस पे भी होना चाहिए, सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर, अपराइट, और लेटरली इन्वर्ट होता है, लेकिन जैसे अगर यहाँ पे पी लिखा है तो इमेज में यूं बना हुआ नज़र आएगा, बट वो वाली चीज़ तो यहाँ पे अप्लाई नहीं होती क्योंकि वो सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है हमारा। तो 21 का ए बनना चाहिए। ठीक है। राइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू 22, ट्राई करो। तब तक मैं पोल बनाता हूँ आपके लिए ताकि आप अपना आंसर दे सकें। ओके, तो डायग्राम शोज द रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम एयर टू मीडियम क्यू।
अब एंगल हमारा ये वाला काम का नहीं, ये एंगल हमारे काम का है। इसको 90 में से माइनस करो तो क्या आता है? 48। हाँ। और ये वाला एंगल कितना आता है? ये एंगल आता है 90 माइनस 49.5। वो जो एंगल हमारे दिए हुए हैं वो हमारे काम के नहीं होते। हमारे फॉर्मूला में ये वाले एंगल चाहिए होते हैं। अब ये है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्रिटिकल एंगल का वो आपसे पूछ रहे हैं, वो डायरेक्टली यहाँ से नहीं निकलेगा। पहले आपको यहाँ का मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना पड़ेगा, फिर क्रिटिकल एंगल निकालना पड़ेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे साइन आई अपॉन साइन आर हो जाएगा। साइन आई आपका यहाँ पे 48 है, और आर जो है वो आपका 40.5 है। तो पहले तो एन की वैल्यू निकालते हैं कितनी आई। ठीक है जी। साइन 48 और साइन 40.5। ठीक है। ये आपका आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब क्रिटिकल एंगल कैसे निकालते हैं? साइन सी इज इक्वल्स टू 1/n, यानी कि सी जो है वो साइन इनवर्स इज इंटू साइन इनवर्स, और 1/1.144 आप यहाँ पे डाल देंगे। तो साइन इनवर्स 1/1.144, एंड यू शुड गेट 60.9 आ रहा है। तो यहाँ पे आंसर हमारा सी बनेगा। क्लियर? ओके ज़ारा बेटा, मैं स्क्रीन देख लेता हूँ दोबारा से। अगर स्क्रीन नज़र नहीं आ रही तो आई कैन रीशेयर इट। कैन यू सी इट नाउ? ओके, आगे चलते हैं। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 23 नाउ। क्वेश्चन नंबर 23 में आपको क्या करना है? विच टू वेव्स आर विच टू वेव्स आर components ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम? लाइट तो है, साउंड नहीं है। अल्ट्रासाउंड तो साउंड ही होता है, अल्ट्रावायलेट तो है, वाटर वेव नहीं है, इंफ्रारेड है, एक्सरेज है, माइक्रोवेव्स हैं। डी इज द आंसर, इजी पीजी। अल्ट्रासाउंड को अक्सर बच्चे कंफ्यूज कर देते हैं, तो उसको बस देख लेना। 24 करते हैं जी। द डायग्राम शोज एन आयरन नेल इन 4 डिफरेंट सिचुएशंस। इन विच डायग्राम नेल इन विच डायग्राम इज नेल एन इंड्यूस्ड मैग्नेट व्हेन इट्स नियर अ मैग्नेट? यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, बिकॉज ये आयरन बार खुद एक मैग्नेट नहीं है। अच्छा, यहाँ पे हो सकता था अगर ये स्विच क्लोज होता। अगर ये स्विच क्लोज होता तो इधर भी हो सकता था, लेकिन क्योंकि ये स्विच ओपन है तो यहाँ पे भी नहीं है इंड्यूस्ड मैग्नेट। ये आपका जवाब बनेगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मौजूद होगा ना, इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगी, कोई सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो वो मैग्नेटाइज हो जाएगा। अब चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेट हो, कोई कॉइल हो, स्ट्रेट वायर हो, या कोई परमानेंट मैग्नेट हो, किसी भी तरह फिर वो मैग्नेटाइज हो जाएगा, इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म आ जाएगा। विच रो करेक्टली शोज अ मैग्नेटिक मेटल एंड अ नॉन मैग्नेटिक मेटल? ठीक है, ये तो मैग्नेटिक नहीं है, ये भी मैग्नेटिक नहीं है, ये मैग्नेटिक है। स्टील जो है ना वो मैग्नेटिक मेटल है तो, बट स्टील इज नॉट लाइक अ मेटल, इट्स एन एलॉय। स्टील एक एलॉय होता है जो कि आयरन से ही कार्बन के साथ मिक्स करके बनता है। आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, आई एम श्योर। अच्छा, नॉन मैग्नेटिक मेटल में कॉपर बिल्कुल नॉन मैग्नेटिक है, लेकिन स्टील तो मैग्नेटिक है। कॉपर यहाँ पे आ रहा है। आयरन जो है वो तो मैं नॉन मैग्नेटिक नहीं है ना, तो ये वाली बात सही है। ठीक है। सो हमें एक ही रो में एक तरफ मैग्नेट, लेफ्ट साइड पे मैग्नेट, दूसरी साइड पे नॉन मैग्नेटिक मटेरियल चाहिए था, दोनों मेटल्स ही चाहिए थे। तो आयरन और कॉपर बिल्कुल सही है। 25 का सी सही है। चलो, अब वो कह रहे हैं 26 देखें। 26 में आपको क्या नज़र आ रहा है? So they're saying
कि a freely suspended magnet is held perpendicular to a uniform magnetic field, held initially held इस तरह, ठीक है, viewed from above, by the way you're looking at this from above, so ये मैग्नेट कंपास की तरह ऐसे रोटेट कर सकता है. What happens to the magnet when it is released? Well, नॉर्थ पोल पे जो फोर्स लगेगी वो टूवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड लगेगी. जैसे पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगती है अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नॉर्थ पोल पे फोर्स लगेगी यूं, और साउथ पोल पे अगेंस्ट द फील्ड फोर्स लगती है, तो साउथ पोल पे यूं फोर्स लगेगी. तो ये बन जाता है एक कपल या एक टॉर्क प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगी. ठीक है, और जब ये मैग्नेट इस पोजीशन में आ जाएगा, तो अब नॉर्थ पोल पर साउथ पोल पर यूं फोर्स लग रही होगी, तो ये फर्दर रोटेट नहीं करेगा, बिकॉज अब इस तरह फोर्स लगने से लाइन ऑफ एक्शंस जो इनकी दोनों की अलाइन हो गई हैं, तो इस पर अब ये कोई फर्दर टॉर्क या मूवमेंट प्रोड्यूस नहीं हो सकता. तो हमारा जो मैग्नेट है वो यहाँ पे आके रुक जाएगा. तो इट टर्न्स 90 डिग्रीज 90 डिग्रीज 90 डिग्रीज 90 डिग्रीज, ये तो थे लिखा हुआ है, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज वाली बात ठीक है. एंड देन मूव्स टूवर्ड्स वी लिखा हुआ है, वो बात गलत लिखी हुई है, स्टॉप हो जाएगा बी पे. जो बात लिखी हुई है कि वो स्टॉप हो जाएगा, ये वाली बात सही लिखी हुई है. ओके. अच्छा, वो जब लिखा हुआ है ना मूव टूवर्ड्स वी, तो उसमें गलत क्या प्रॉब्लम है? मूव टूवर्ड्स वी के अंदर वो इम्प्लाई कर रहे हैं कि हो सकता है कि यहाँ से फोर्स ज़्यादा लग रही हो और यहाँ से फोर्स कम लग रही हो, तो भाई ये मैग्नेट नीचे की तरफ मूव करने लग जाएगा, लेकिन फोर्स तो दोनों पे बराबर लगेगी ना यार. दोनों तरफ बराबर लगेगी तो स्टॉप ही हो जाएगा फिर, और ना तो रोटेट करेगा ना ऊपर नीचे मूव करेगा. तो हाँ, ये वाली बात बीओडी के बीच में थोड़ी सी उन्होंने कन्फ्यूजन डाली थी. बट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ना, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में दोनों पोल्स पे सेम फोर्स ही लगेगी. प्लास्टिक रॉड becomes charged when it is rubbed with a cloth. Which statement gives the reason for the charge on the rod? ठीक है. The plastic rod loses electrons and become negatively charged. ये बात तो गलत लिखी हुई है, इलेक्ट्रॉन लूज करने से तो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं. The loses electrons and becomes, again ये बात गलत लिखी हुई है. gains protons, protons का लफ्ज गलत लिखा हुआ है. ठीक है, प्रोटॉन कोई चीज़ गेन नहीं करता. loses electrons and becomes positively charged is the correct statement. इलेक्ट्रॉन्स ही लूज या गेन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स लूज करने से पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स गेन करने से नेगेटिवली चार्ज हो जाते हैं. ओके. क्वेश्चन नंबर 28, इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट आ गया अब. Four resistors, each of resistance R are connected in series with the cell of EMF E. From left to right, what is the current in each resistor? Wow, that's not a difficult question at all. They're all in series, तो सेम करंट होगा. सेम करंट होगा, लेकिन हाँ उसकी एक्सप्रेशन जो है वो उधर उन्होंने दिया. तो आउट ऑफ द बॉक्स ये आपका बी और सी तो वैसे ही गलत हो गया क्योंकि सेम होना चाहिए. अब यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ ई अपॉन आर, ई अपॉन आर, ई अपॉन आर और ई अपॉन 4 आर. असेंशली ई जो है वो यहाँ पे देखो वोल्टेज है. ठीक है, ई वोल्टेज है. तो इन सबको जो वोल्टेज मिलता है वो ई क्या करते हैं, शेयर करते हैं. वोल्टेज या कह लो पीडी जो होता है वो शेयर्ड होगा. और यहाँ पे शेयर्ड होगा इक्वली बिकॉज दे आर ऑल आइडेंटिकल रेजिस्टर, सबका रेजिस्टेंस आर है, तो इक्वली शेयर्ड होगा. तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है. अब आई होता है वी अपॉन आर, तो आर तो उनका रेजिस्टेंस है ही. ठीक है, एक मिनट रुको. व्हाट इज द करंट इन ईच ऑफ द रेजिस्टर्स? ये इन्होंने 4 आर क्यों लिखा है? हाँ सही है, सही है, सही. तो V जो है वो E अपॉन 4 हो जाएगा सबके लिए, E डिवाइडेड बाय 4, और नीचे R आ जाएगा, तो दिस बिकम्स E अपॉन 4 R. हाँ बस यही बात थी, ये सही है. यहाँ पे इन्होंने शेयर नहीं किया बल्कि उनको सबको E के बराबर वोल्टेज दे दिया. अगर ये देखो 12 वोल्ट का है ना सेल, अज्यूम करो कि 12 वोल्ट का है, लेट्स सपोज दिस इज 12 वोल्ट्स, तो यू हैव टू रिमेंबर दैट ऑल ऑफ देम विल गेट 3 वोल्ट्स ईच. दैट्स द कॉन्सेप्ट दैट आई एम ट्राइंग टू क्लेरिफाई ओवर हियर, राइट? सो ये आंसर है आपका. तो एक थोड़ा देख लो तब तक, फिर मैं आगे चलता हूँ. हाउ कैन 1 वोल्ट ऑल्सो बी एक्सप्रेस जूल पर कूलम?
वोल्ट जूल पर कूलम होता है। ये आपको याद होना चाहिए, बिकॉज जो वोल्टेज की या पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन है वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज है। तो वर्क डन का यूनिट होता है जूल और चार्ज का यूनिट होता है कूलम। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज वैसे भी आपको याद होना चाहिए। X is a piece of wire of length L, area A, resistance R. Y is made from the same material. मटेरियल सेम है, तो मटेरियल की वजह से तो रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड इज कनेक्टेड टू वायर एक्स टू प्रोड्यूस अ component with a total resistance of R upon 2. What are the dimensions of Y and how is it connected to X? थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दे दिया इन्होंने काम, लेकिन चलो कर लेते हैं वर्किंग। ये अच्छा सवाल है। दिस इज वेयर यू नीड टू ऑब्वियसली यूज योर ब्रेन अ लिटिल बिट। एक्स का रेजिस्टेंस आर है, ठीक है, और वाई का रेजिस्टेंस जो है वो जो भी है, ओवरऑल मिला के रेजिस्टेंस इनका आ रहा है आर अपॉन टू। इस बात का मतलब क्या हुआ कि ये सीरीज में तो कनेक्ट हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। बिकॉज जब सीरीज में दो चीज़ें कनेक्ट होती हैं तो ओवरऑल रेजिस्टेंस तो फिर बड़ा आता है ना। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस आधा कैसे हो गया? रेजिस्टेंस आधा इसलिए हो गया क्योंकि दोनों पैरेलल में कनेक्ट हुए हैं और एक्चुअली दोनों का रेजिस्टेंस इक्वल है। इट्स द सिचुएशन दैट वी आर डीलिंग विद ओवर हियर इज काइंड ऑफ लाइक दिस। इसका ओवरऑल रेजिस्टेंस आर पॉइंट टू होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वाई का रेजिस्टेंस भी आर होगा। तो एक्स का रेजिस्टेंस भी आर है और वाई का रेजिस्टेंस भी आर है। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर वाई और एक्स का रेजिस्टेंस सेम है तो उनका जो एरिया और लेंथ का फिर रेशियो बनना चाहिए वो किसी तरह मिला जुला के फिर सेम बनना चाहिए। सो यू हैव टू रिमेंबर दैट रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, राइट। अब इसका एल और ए था और रेजिस्टेंस आर था। अब वो कह रहे हैं तो इस तरह की सिचुएशन बताएं कि घुमा फिरा के, जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर आप इसकी लेंथ डबल करते हो तो फिर एरिया भी डबल कर दो ताकि घुमा फिरा के रेजिस्टेंस पे कोई फर्क ना पड़े। अगर लेंथ को हाफ करते हो तो एरिया को भी हाफ कर दो, मतलब जो चीज़ आप लेंथ के साथ करें वही एरिया के साथ भी कर दें ताकि वो अफेक्ट कैंसिल आउट हो जाए और ओवरऑल दोनों का रेजिस्टेंस आ रही है। ये बात समझने की ज़रूरत है। तो नोटिस करो यहाँ पे कि यहाँ पे ये चीज़ सेम नहीं है, नॉट सेम। ठीक है, अच्छा सीरीज वाले ऑप्शंस तो हमने वैसे भी निकाल दिए थे, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ सेम है। 4 गुना लेंथ बढ़ाई तो 4 गुना एरिया भी बढ़ा है। तो जिस चीज़ का 4 गुना लेंथ बढ़ेगा उसका रेजिस्टेंस 4 गुना बढ़ जाएगा। बट एरिया भी 4 गुना बढ़ने से रेजिस्टेंस 4 गुना वापस कम होकर घूम के वहीं आ जाएगा। सो आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, ऑलराइट। अगला करो, तब तक मैं ज़रा एक मैसेज कर लूँ नेक्स्ट ग्रुप को। ऑलराइट, क्या बात हो रही थी? यहाँ पे पूछ रहे हैं आपसे विच सर्किट कंटेन्स अ फ्यूज एंड अ डायोड। फ्यूज का सिंबल ये है, ये है, और डायोड का सिंबल ये है और ये है। ये रेडी आंसर है, इसमें फ्यूज और डायोड दोनों है। ठीक है क्लियर हो गया जी। अच्छा जी, हाउ इज एनर्जी ट्रांसफर्ड विद इन अ कैटल दैट इज पावर्ड बाय द मेंस सप्लाई। ठीक है, बाय इलेक्ट्रिकल वर्क डन। इलेक्ट्रिकल वर्क डन तो होता है, इसमें तो कोई शक नहीं है, इलेक्ट्रिकल वर्क डन तो होता है, मैकेनिकल वर्क नहीं होता, बिकॉज इलेक्ट्रिक कैटल फोर्स नहीं अप्लाई कर रही होती, राइट। वायर के अंदर जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल वर्क हो रहा है यानी कि चार्ज के ऊपर जो है वो
चार्ज की मूवमेंट हो रही है एंड देयर इज अ करंट दैट इज फ्लोइंग, सो इलेक्ट्रिकल वर्क इज बीइंग डन। और फिर वो एनर्जी इवेंचुअली थर्मल एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो रही होती है ताकि हीट प्रोड्यूस हो, राइट। इलेक्ट्रिक कैटल है ना, और कैटल का काम क्या है, हीट प्रोड्यूस करना। होता क्या है कि आपका जो इलेक्ट्रिक कैटल होती है उसके अंदर हीटिंग एलिमेंट होता है, और वो मेंस सप्लाई से कनेक्टेड होता है। तो ये जो चीज़ है, जब इसके अंदर से करंट पास करता है, इसके अंदर से जब करंट पास करता है, तो यहाँ पे ये हीट अप हो जाता है। ये जो कॉइल है, ये जो हीटिंग एलिमेंट है, ये हीट अप होता है। दैट इज हाउ दिस वर्क्स। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आ गई प्रॉब्लम यहाँ पे। अ मैग्नेट मूव्स थ्रू अ कॉइल ऑफ वायर एज शोन। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये पी है, ये क्यू है। डायरेक्शन दिखाई हुई है। मैग्नेटिक पोल्स आर प्रोड्यूस्ड at the two ends of the coil as the magnet enters. Magnetic poles are produced at two ends of the coil. Obviously electromagnetic induction होती है, तो यहाँ पे जो करंट फ्लो करता है उसकी वजह से इसके यहाँ पे पोल्स बनते हैं इंड्यूस्ड करंट की वजह से। And as the magnet leaves the coil, which pole is induced at P when the magnet enters and which pole is induced at Q when the magnet leaves the coil? सारी कहानी आ जाती है लेंज लॉ पे। लेंजेस लॉ क्या कहता है कि इसका मोशन अपोज होना चाहिए, तो जब मैग्नेट यहाँ से एंटर कर रहा है तो इसको होना चाहिए रिपेल। जब ये रिपेल होगा तो पी पे नॉर्थ पोल बनना चाहिए ताकि ये इसको रिपेल कर सके। और जो इसका इंड्यूस्ड करंट होता है, एसेंशियली लॉ ये है कि जब ये मैग्नेट मूव कर रहा है तो इस कॉइल में चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है, जिसकी वजह से इस कॉइल में करंट इंड्यूस होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है, करंट इंड्यूस होता है। वो करंट की डायरेक्शन ऐसी होती है कि इस कॉइल की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस मैग्नेट को अपोज करेगी। अब जब यही मैग्नेट यहाँ से लीव कर रहा होगा तो सिचुएशन कुछ इस तरह होगी कि उसका साउथ पोल इधर होगा, नॉर्थ पोल यहाँ होगा, और वो राइट की तरफ जा रहा है, अवे जा रहा है। अब ये इसको अपोज करने के लिए अट्रैक्ट करेगा, दूर जाने से रोकेगा क्योंकि वो दूर जा रहा है। तो क्यू साउथ पोल को कैसे अट्रैक्ट करेगा? अगर क्यू पर नॉर्थ पोल बन जाएगा तो क्यू साउथ पोल को अट्रैक्ट कर लेगा, दूर जाने से रोक लेगा। विच बेसिकली मीन्स कि दोनों पी और क्यू पे जो हमारा जवाब है वो एन और एन ही होना चाहिए, जो कि ए है आपका आंसर। ठीक है, ऑलराइट। A straight vertical wire carries a current in the direction shown. Straight vertical wire carries a current in the direction shown. डाउनवर्ड्स करंट लेके जा रहा है। व्हाट इज द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड? सर्कल तो उन्होंने सबने बनाए हुए हैं, लेकिन ए और बी गलत है। पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द वायर सीन बाय द ऑब्जर्वर व्यूइंग फ्रॉम द टॉप। तो इन टू द पेज जा रहा है ना, इसके लिए फॉर हिम द करंट इज गोइंग इन टू द पेज। अच्छा, ए और बी स्ट्रेट अवे गलत है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एज यू गो अवे फ्रॉम द वायर मैग्नेटिक फील्ड वीक होती है। तो वायर जो हमारे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न है, वो यहाँ पे नहीं बनना चाहिए। और ये जो सर्कल्स हैं इनके बीच में जो लाइंस हैं उनके बीच में डिस्टेंस सेम नहीं रहना चाहिए, बल्कि डिस्टेंस बढ़ते रहना चाहिए। तो इसलिए सी और डी में से कोई चूज करेंगे। अब बाकी रह जाता है राइट हैंड ग्रिप रूल। राइट हैंड ग्रिप रूल, तो ये आपका रूल है। इसको अपने थंब को डाउनवर्ड्स पॉइंट करना है अपने लिए। तो आपके जो सर्कल हैं वो क्लॉकवाइज बनने चाहिए। तो आपका जवाब क्या आएगा? डी आएगा। विच पार्ट ऑफ अ सिंपल डीसी मोटर reverses the direction of the current in the coil every half rotation? किस पार्ट की बात हो रही है डीसी मोटर के? मोटर का कौन सा पार्ट है जो ये काम करता है? द स्प्लिट रिंग कॉम्बिनेटर, राइट। ठीक है, शाबाश। चलते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। विच स्टेटमेंट अबाउट द न्यूक्लियाइड नोटेशन इज करेक्ट? ओके, लिखा हुआ है आर इज द न्यूक्लियॉन नंबर, ये बात तो ठीक लिखी हुई है। विच इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ एक्स, ये बात तो सही लिखी हुई है।
36 का मुझे ए ही लग रहा है, बट हम एहतियातन ऑब्वियसली सारे ऑप्शंस को पढ़ लेंगे और उनमें गलतियां निकाल लेंगे। आर इज द नॉट द प्रोटॉन नंबर, जी इज द प्रोटॉन नंबर। जी इज द न्यूक्लियन नंबर, नो। जी इज अ प्रोटॉन नंबर विच इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट आइसोटोप ऑफ एक्स, नो। सेम होना चाहिए। प्रोटॉन नंबर जो है वो एलिमेंट्स का डिफरेंट आइसोटोप्स का सेम ही रहता है। न्यूक्लियन नंबर चेंज होता है क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज हो जाते हैं। तो 36 का ए जवाब है। चलें जी। During a radioactivity experiment, the background reading is 28 counts per minute. A radioactive source is placed at 2 centimeter in front of a detector which is connected to a counter. 2 centimeter का distance है. Counter readings are taken with and without the sheets of different materials placed between the source and the detector. तो बैकग्राउंड काउंट रेट 28 है, इस बात को याद रखना। तो विदाउट द सोर्स, इवन विदाउट द सोर्स एंड विदाउट द शीट, यहाँ पे रीडिंग 28 की आ रही थी काउंटर पे। फिर उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल कोई शीट नहीं रखी, तो हाईएस्ट रीडिंग आनी चाहिए जो कि आ रही है 750। अच्छा, जब थिन कार्ड रखा तो रीडिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब है कि थिन कार्ड वैसे किसको रोकता है? थिन कार्ड स्टॉप्स अल्फा, लेकिन कोई अल्फा था ही नहीं ना। इसका मतलब हमें पता चल गया कि कोई अल्फा है ही नहीं इसके अंदर, क्योंकि अगर अल्फा पार्टिकल्स होते इसके अंदर तो वो यहाँ से जाकर स्टॉप हो जाते और फिर यहाँ पे रीडिंग ड्रॉप होती, लेकिन नहीं, रीडिंग ड्रॉप हुई। अच्छा, जब एल्युमिनियम की शीट रखते हैं तो उससे बीटा रेडिएशंस रुकती हैं हमारी, राइट? स्टॉप्स अल्फा एंड बीटा बोथ, राइट? गैमा को नहीं रोकता, लेकिन हमें इस समय ये तो पता चल गया कि बीटा ही है इसके अंदर। तो रीडिंग में डिक्रीज आया, इसका मतलब है कि बीटा प्रेजेंट है। क्लियर? सो विच टाइप ऑफ रेडिएशन आर बीइंग emitted बाय द सोर्स? विच टाइप ऑफ रेडिएशन आर बीइंग emitted बाय द सोर्स? अच्छा, गैमा हो सकती है या नहीं हो सकती? गैमा भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। क्योंकि हाँ, गैमा भी प्रेजेंट है, बल्कि इनफैक्ट गैमा है प्रेजेंट। क्यों प्रेजेंट है? क्योंकि अगर यहाँ पे गैमा प्रेजेंट नहीं होती, सिर्फ बीटा प्रेजेंट होती। अच्छा, अल्फा क्यों नहीं प्रेजेंट है? ये तो हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया कि थिन कार्ड रखने से कोई फर्क नहीं पड़ा रीडिंग पे। तो जिस जो चीज़ सिर्फ अल्फा को रोकती है, अगर वो अल्फा उसमें होता तो रीडिंग गिरती, लेकिन नहीं गिरी, तो अल्फा तो प्रेजेंट नहीं है। लेकिन एल्युमिनियम की शीट रुकने से बीटा रुकता है। अब बीटा यकीनन था, जिसकी वजह से यहाँ जाते हुए रीडिंग में डिक्रीज आया। बट द रीडिंग हैज़ नॉट ड्रॉप डाउन टू 28 काउंट्स पर मिनट, यानी कि द रीडिंग हैज़ नॉट ड्रॉप डाउन टू द बैकग्राउंड काउंट रेट, विच मीन्स सम रेडिएशन इज स्टिल पासिंग थ्रू द एल्यूमिनियम शीट, राइट? विच मीन्स वो कौन सी चीज़ होगी जो पास थ्रू कर रही होगी? गैमा होगी। तो हमारा जवाब सिंपल ये है कि इसमें बीटा और गैमा प्रेजेंट है। दीज आर द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो कि पिछले कुछ सालों में आईजीसीएसई में थ्योरी में भी काफ़ी आए थे, और ये मुश्किल होते हैं ऑब्वियसली। आईजीसीएसई के अगर आप 2022-23 के क्वेश्चंस देखो तो उसमें रेडियो एक्टिविटी के इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो डिटेक्शन वाले और इस टाइप की चीज़ें, क्योंकि सोर्स में से कौन सी रेडिएशन निकल रही है इसको एनालाइज करना, इस टाइप के क्वेश्चंस थे जो कि टफ थे। बड़ा तो खैर थ्योरी पेपर निकल गया, लेकिन इस टाइप के ढूंढ के कोशिश करना कि जितने भी आपको रेडियो एक्टिविटी के क्वेश्चन मिल जाए वो प्रैक्टिस करो। ठीक है, चलो शाबाश। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू 38। A radioactive isotope is injected into a patient as part of a medical test. The radiation emitted is detected outside the body as a tracer use कर रहे हैं इसको. What are the suitable properties of this isotope? पहली बात तो है कि वो उसकी एमिशन जो है वो बीटा या गैमा रेज की हो तो बेहतर है, क्योंकि हमारी स्किन को पास करके बाहर आ सके। आई थिंक हमें गैमा रेज ही पड़ेगी कि गैमा रेज उसमें से एमिट होनी चाहिए ताकि हमारी बॉडी को इजीली वो पेनिट्रेट करके बाहर आ जाए। तो गैमा रेज जो है वो बेस्ट ऑप्शन होती है, जो हमारी बॉडी के अंदर से ट्रेसर एमिट करेगा और हमारी बॉडी के बाहर वो डिटेक्ट होंगी। तो इट हैज़ टू पास थ्रू ऑल द मसल एंड द बोन एंड द टिश्यूज ऑफ आवर बॉडी थ्रू आवर स्किन। सो इट गैमा रेज सबसे इजीली बाहर आ जाएंगी। हाफ लाइफ शॉर्ट होनी चाहिए, बिकॉज यू डोंट वांट this to be decaying for over many years in your body and put you at risk of radiation. Okay, a student writes four statements about the
सोलर सिस्टम। लाइट टेक्स अप्रोक्सीमेटली। गलत। स्टेटमेंट्स के अंदर सही करेक्ट स्टेटमेंट आपने बतानी है। ये तो स्पीड ऑफ लाइट है, ये गलत लिखा हुआ है। लाइट टेक्स अप्रोक्सीमेटली 24, द अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू रोटेट्स ऑन इट्स एक्सेस वंस, ये बात सही है। ये बात सही है। द मून टेक्स अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ टू ऑर्बिट द अर्थ, ये बात सही है। द सन टेक्स अप्रोक्सीमेटली 365 डेज टू ऑर्बिट द अर्थ। सन टू ऑर्बिट द अर्थ बात गलत है, अर्थ सन को ऑर्बिट करता है, नंबर ऑफ डेज का मसला नहीं है यहाँ पे। तो 1 और 4 गलत हो गए, और आपका 2 और 3 जो है वो सही स्टेटमेंट्स हैं, जो कि 39 का सी बनता है। ठीक है। चलो, लास्ट क्वेश्चन में मैं पोल बना देता हूँ, मैं बीच में भूल गया था, मैंने कहा थोड़ी सी स्पीड पकड़ लें। ऑलराइट, लास्ट क्वेश्चन। व्हाट इज नेवर फॉर्म्ड बाय द एक्सप्लोजन ऑफ अ रेड सुपर जायंट? हम्म। व्हाट इज नेवर फॉर्म्ड? जो व्हाइट डॉर्फ फॉर्म होता है वो रेड जायंट से फॉर्म होता है, नॉट रेड सुपर जायंट। ये रेड जायंट होता है, रेड सुपर जायंट के अंदर ये सारी चीज़ें बाद में फॉर्म हो ही रही होती हैं। इनमें से और इनमें से कोई एक फॉर्म होता है, और ये हैवियर एलिमेंट्स तो बनते ही हैं, सुपरनोवा प्रोड्यूस होता है। सो हमारा जवाब सी है। व्हाट इज नेवर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सप्लोजन ऑफ रेड सुपर जायंट, यानी कि सुपरनोवा से वाइट ड्वार्फ नहीं प्रोड्यूस होता। ठीक है, रेड सुपर जायंट की एक्सप्लोजन जब होती है तो उसे सुपरनोवा कहते हैं, उसमें हेवियर एलिमेंट्स डेफिनेटली फॉर्म होते हैं। राइट, दैट वाज द पेपर। शायद 1-2 दिन हम और ईयरलीज करें, 2024 के ओ लेवल के हो जाएंगे सारे। फिर देखते हैं कि आईजीसीएसई के ईयरली आप लोग प्रेफर करोगे या विल फोकस ऑन सर्टेन टॉपिक्स। ठीक है, आफ्टर 2 more days। ठीक है। इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलते हैं। अब रोज़ प्रॉब्ली इसी टाइम पे एक्सपेक्ट करोगे, क्लास 6 बजे मैं रखूँगा, 6-7 के बीच में। ठीक है, अराउंड अराउंड दिस टाइम टिल योर एग्जाम्स। ऑलराइट, चलें जी, अल्लाह हाफिज़।